Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of March 2025. 1 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी और दूसरे न्यूज़पेपर को छानने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ ऑल यू नीड टू स्टडी अबाउट एग्जामिनेशन. देखो यूपीएससी करंट पूछता है, डेफिनेटली पूछता है, लेकिन ऐसा अनशंड हुलजलूल करंट नहीं पूछता कि आप कैबिनेट कमिटीज़ की मीटिंग्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दें और उसमें किसने क्या कहा है क्या. तो बहुत सारे एनालिसिस वाले आपको वो भी बताएंगे 1 घंटे 2 घंटे तक, है ना, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, चट्टानों से लड़कर नौका पार नहीं होती, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, बट वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. यू विल ओनली नीड टू स्टडी द करंट अफेयर्स फॉर 15, 20, 30, 25 मिनट्स. उससे ज़्यादा आप डेली अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि बाकी स्टैटिक भी पूछता है और स्टैटिक बहुत अच्छा होता है, स्टैटिक बहुत स्कोरिंग होता है, तो वहाँ पर आप मिस ना करें, करंट आपसे बन जाएगा. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ. सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा 22 मिसिंग आफ्टर अवलांच हिट्स बीआरओ प्रोजेक्ट साइट. तो ये उत्तराखंड की एक साइट है चामोली नाम की, जहाँ पर अवलांच के कारण, अवलांच यानी आपको पता है ना, ग्लेशियर का मूवमेंट जब बहुत ज़्यादा, जैसे लैंडस्लाइड होती है इसमें लैंड चलता है, अवलांच में आइस और ग्लेशियर्स मूव करते हैं, ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ बीआरओ की साइट है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की साइट है. बात कर लेते हैं बीआरओ के बारे में. जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है बीआरओ. तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी इंडिया में गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है एंड ये सपोर्ट करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, यानी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स रिलेटेड जितना भी रिलेटेड है, ठीक है ना. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो. तो ये न केवल भारत के बल्कि नेबरिंग कंट्रीज, कुछ जो अपने आसपास जो थोड़ा गरीब देश हैं उनकी भी मदद करती है बीआरओ, है ना. तो केवल ऐसा मत बोलना कि ये इंडिया बस में करती है. बीआरओ के ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे मई 1960 से, और 2 प्रोजेक्ट तब इसके पास थे. प्रोजेक्ट टस्कर था जो कि ईस्ट का प्रोजेक्ट था, एंड प्रोजेक्ट बीकन जो कि वेस्ट का प्रोजेक्ट था, ठीक है ना. बीकन एंड टस्कर 2 इसके मेन प्रोजेक्ट थे, स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना. और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का हम बात करें तो लगभग 19 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है, और नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ तक ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है. ऑब्वियसली आता है मिनिस्ट्री जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना. तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ये सारे फैक्ट अगर आपको याद है बीआरओ के बारे में तो आप क्वेश्चन गलत करने की आपकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी. दूसरे टॉपिक पे आते हैं. इंडिया यूरोपियन यूनियन सेट ईयर एंड डेडलाइन फॉर ट्रेड डील. अब आप सबको पता है कि लगभग 10 साल से हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, बट वो डील आज तक मतलब फाइनलाइज नहीं हो पाई है. तो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लीन, उनका ये कहना है और नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि 1 साल के अंदर हम ये डील फाइनलाइज कर लेंगे. अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे कि आप दोनों कंट्री अपने जो टैरिफ्स हैं, बैरियर्स, उनको रिड्यूस कर देते हो फॉर ईच अदर, एंड आपका ट्रेड फ्रीली होने लगता है एक दूसरे कंट्री में, ठीक है ना. तो दिस इज हाउ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्क. अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा भी गया 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, उसमें था कि इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके साथ है. तो जैसे एपीटी यानी कि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो ग्रुप है उसके साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एगरीमेंट है. एपीटीए के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चाइना, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ये हैं. देन इंडिया आसियान का हमारा एफटीए है, आसियान के साथ हमारा एफटीए है. आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. और इंडिया तो ऑब्वियसली बात रहेगा ही. इसके अलावा बिम्स्टेक जो है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें एफटीए है बट इट इज अंडर नेगोशिएशन. देन ग्लोबल ट्रेड सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, इसमें हमारा पीटीए है, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है. मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कुछ प्रेफरेंस दी जाती है आपको दूसरी कंट्रीज के एवज में, और फ्री ट्रेड में तो पूरा ट्रेड ही फ्री हो जाता है, ठीक है ना. देन साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके साथ हमारा एफटीए है विच इज इन इफेक्ट. श्रीलंका के साथ हमारा एफटीए है विच इज इन इफेक्ट. देन मलेशिया के साथ हमारा सीईसीए है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है. जापान के साथ हमारा जापान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है. देन कोरिया के साथ हमारा है. इसके अलावा इब्सा यानी कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे निगोशिएशन चल रहे हैं. इंडिया इजराइल के साथ हमारा एफटीए निगोशिएशन में है. इंडिया कनाडा के साथ हमारा सीईपी यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट निगोशिएशन में है. कनाडा के साथ याद रखना निगोशिएशन में है, एफटीए नहीं है,
ठीक है ना। एंड इंडिया पेरू का भी एफटीए निगोशिएशन में। बाकी हमारा यूएई के साथ अभी रिसेंटली हुआ था सीईपीए, और आपका इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप हमारी किसके साथ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये दो चीज़ें और याद रखेगा। इसके अलावा आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस, आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है इसरो के आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड, जिसने कैप्चर की है फर्स्ट एवर इमेज ऑफ अ सोलार फ्लेयर कर्नल। कर्नल यानी एक न्यूक्लियस टाइप की चीज़ होती है। सोलार फ्लेयर के न्यूक्लियस की फोटो पहली बार इमेजरी की गई है, एंड दिस इज फ्रॉम द आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन का अगर हम बताएं, आदित्य L1 इज द लैग्रैंज पॉइंट। L1 जो होता है लैग्रैंज पॉइंट होता है, वो तो आपको बता दूंगा मैं अभी आगे। लेकिन याद रखना, इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2023, 2023 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। एंड ऑन जनवरी 2024 द स्पेसक्राफ्ट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन द लार्ज हेलो ऑर्बिट अराउंड द फर्स्ट अर्थ सन लैग्रैंज पॉइंट, यानी कि लैग्रैंज पॉइंट 1 में जो है L1 जो है वहां पे इसको फिर प्लेस किया गया था जनवरी 2024 को, ठीक है ना। अब ये लैग्रैंज पॉइंट क्या पॉइंट होते हैं? लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे जो अट्रैक्शन ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक तरफ से लगने वाला, इधर वाला देखो क्या होता है इसमें नॉर्मली, लेट मी टेल यू, इधर से जो फोर्स लग रहा है, ओके, इधर से जो फोर्स लग रहा है और इधर से जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे बराबर हो जाता है। तो क्या होता है, ये पॉइंट क्या होगा, इट विल बिकम अ सॉर्ट ऑफ स्टेबल पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये पॉइंट। तो इसलिए इसको लैग्रैंज पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहते हैं पॉइंट्स, और यहाँ पे आप स्टेशनरी उसमें प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। 5 लैग्रैंज पॉइंट हैं, देयर आर 5 लैग्रैंज पॉइंट, जिसको L1, L2, L3, L4 और L5 बोलते हैं। L1, L2, L3 जो होते हैं शायद वो स्टेबल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको आप याद रखिएगा। अनस्टेबल हो, सॉरी, L1, L2, L3 अनस्टेबल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अनस्टेबल का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो इट विल पुश एन ऑब्जेक्ट अवे अनलेस द करेक्टिव एडजस्टमेंट आर मेड। अनस्टेबल मतलब जैसे क्या होता है कि एक, लेट मी टेल यू अबाउट अनस्टेबल पॉइंट ऑल्सो, बहुत इस छोटे से डायग्राम से। अब मान लो एक पीक इस तरीके का है, इस तरीके का पीक है। अब एक बॉल आई, एक बॉल यहाँ पे आ गई, यहाँ पे पीक पॉइंट पे आके रुकी हुई है। तो ये पॉइंट स्टेबल पॉइंट होगा क्या अनस्टेबल होगा? बहुत अनस्टेबल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि हल्का सा भी अगर झटका लगा बॉल में तो फिर पूरा नीचे चली जाएगी, है ना, दोनों तरफ, है ना। और वहीं पर अगर कोई ऐसा फ्लैट सरफेस होता, मैं बोलूँ ये पॉइंट ऐसे यहाँ पे बॉल फंसी हुई है, तो कैसा पॉइंट होती है? स्टेबल पॉइंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स से कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे अनस्टेबल पॉइंट L1, L2, L3 अनस्टेबल पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। L1 का यूज किया गया है फॉर दिस, क्योंकि L1 सबसे बेस्ट पॉइंट है फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन, इसलिए इसको चुना गया है। L2 वहीं पे बेस्ट फॉर डीप स्पेस टेलीस्कोप है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो रखा गया है ना वो L2 पे है ना। तो बेस्ट फॉर डीप स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पे, अर्थ सन के बीच में ही है, ठीक है ना। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट एडिटोरियल है द नेसेसिटी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग द वेटलैंड कंजर्वेशन। अब यहाँ पे बात चल रही है वेटलैंड कंजर्वेशन की। मेघालय में अभी एक सुओ मोटू PIL ली गई है, याद रखिएगा, सुओ मोटू PIL बाय द मेघालय हाई कोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि टू मॉनिटर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इन द स्टेट। यहाँ पे मेघालय की हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अब जो स्टेट में जो वेटलैंड्स हैं उनको आप अच्छे से देखो। याद रखिएगा 1971 से 2 फरवरी जो है, 2 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को? टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ द रामसर कन्वेंशन, ठीक है ना। तो 2 फरवरी 1971 एक्चुअली वो टाइम डेट है जब रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। रामसर इज अ सिटी इन ईरान, ईरान में एक जगह है रामसर, जहाँ पे ईरानियन सिटी है, देखो यहाँ लिखा भी है, ईरानियन सिटी है रामसर की, और यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था रामसर कन्वेंशन फॉर द वेटलैंड एंड ऑल, ठीक है ना। इस साल की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा ओके, जस्ट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा देखो अवर कॉमन फ्यूचर एंड, यहाँ एक रिपोर्ट थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। एक्चुअली 1987 में ये रिपोर्ट आई थी, और ये रिपोर्ट लाया था आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने। तो ये भी आप एक फैक्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो सबसे पहली डेफिनेशन थी ना वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ही आई थी। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कौन सी है? आवर कॉमन फ्यूचर, और इसमें बेसिकली पब्लिश किसने किया था? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसको पब्लिश किया था, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप याद रखेंगे।
आगे देखते हैं। अब इस आर्टिकल में देखो, ये तो फैक्चुअल चीजें जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में क्या बात की गई है? आर्टिकल में बात की गई कि भाई वेटलैंड कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो नुकसान पहुंच रहा है किन चीजों से? अर्बनाइजेशन से नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आप लैंड ले रहे हो अर्बनाइजेशन के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन से नुकसान पहुंच रहा है, लैंड यूज को आप चेंज करते जा रहे हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर कॉजिंग रैपिड वेटलैंड लॉस, ठीक है, रैपिड वेटलैंड लॉस हो रहा है। एंड 50% ऑफ द ग्लोबल वेटलैंड्स हैव लॉस्ट सिंस 1900, 1900 से अभी तक अगर देखा जाए तो 50% ऑफ द ग्लोबल वेटलैंड्स हैव बीन लॉस्ट, है ना। और वेटलैंड कंजर्वेशन के एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो रामसर कन्वेंशन तो है ही है, देन COP 14 जो था वो भी इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड रिपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। इंडिया ने भी अभी लगभग 85, अभी इसमें 75, इस आर्टिकल में देखो 75 लिखा था, बट 75 साइट नहीं है, अब 85 साइट्स के आसपास है ना। देखो यहाँ पे 75 इन्होंने लिख दिया है, बट ठीक है, हो जाता है ऐसी एज में। तो ये 75 नहीं है, दिस इज 85 नाउ, है ना। 75 तो 2023 में थी, तो ये भी उन्होंने लिखा है हालांकि 2023, बट लेटेस्ट डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आर्टिकल तो 25 में छाप रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए भाई 2025 में 2 साल के पहले के आंकड़े क्यों लिखने। तो 85 रामसर हमारे यहाँ साइट्स हैं, दैट इज द थिंग। इसके अलावा रामसर वेटलैंड कन्वेंशन से रिलेटेड एक और चीज़ है जो टर्म आपको याद रखना है, वो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जो सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड वेटलैंड्स हैं वो एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अगर आपसे कहीं पूछ लिया किससे रिलेटेड है तो वो भी आप बता देना, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। हालांकि मैं आर्टिकल 2 डिस्कस करता आपसे, बट उसमें कुछ खास प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टॉपिक है कोर सेक्टर्स के बारे में आया था। तो कोर सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो आप सबको पता है 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% लगभग कवर करते हैं। तो ये 8 कोर सेक्टर में कौन कौन से हैं? तो कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी है। सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें कि इनमें से कौन से कोर सेक्टर का हिस्सा है, कौन से कोर सेक्टर का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा नहीं आता। या फिर अब जो नया पैटर्न है उसमें पूछ सकता है कि इनमें से कितने, हाउ मेनी ऑफ दीज आर फ्रॉम द कोर सेक्टर। तो याद रखिएगा, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, these are the core sector components, ठीक है ना। बॉटम ट्रॉलिंग मस्ट एंड इन इंटरेस्ट ऑफ फिशरमैन। अब यहाँ पे बॉटम ट्रॉलिंग के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। इंडियन फिशरमैन खास तौर पे बॉटम ट्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब क्या है पहले बता दूं आपको। बॉटम ट्रॉलिंग बेसिकली एक डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड है, जहाँ पे हैवी नेट्स जो होते हैं उनको पहले लैंड तक ले जाया जाता है पानी के अंदर, और उसका उसको ड्रैग किया जाता है अलोंग द सी बेड। सी बेड से उनको ड्रैग करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार जैसे मिट्टी को खोदते समय वो लोग करते हैं ना कि गड़ा देते हैं पहले एक जगह मिट्टी में, फिर खींच के पूरा उखाड़ देते हैं। तो वैसे ही काम कुछ बॉटम ट्रॉलिंग का भी रहता है कि इसमें डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड है, और इसमें न केवल फिशेस कैच होती है बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी कैच हो जाते हैं, ना, जो कि बाय इफेक्ट है उसका, ठीक है। तो इससे नुकसान क्या क्या होता है? इससे नुकसान ऑब्वियस सी बात है, एक तो दूसरी मैरीन शिप लाइफ को होता है ना, दूसरी मैरीन ऑर्गेनिजम्स को होता है, और फिशेस बहुत ज़्यादा स्पीड से इसमें डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। एंड ये एक तरीका का इलीगल माइनिंग भी है, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी इसको बैन कर रखा है, द बॉटम ट्रॉलिंग को। और इंडिया के फिशरमैन कई बार जो तमिलनाडु वाले पार्ट के कोस्ट के हैं वो वहाँ पे जाकर के बॉटम ट्रॉलिंग करने लगते हैं, तो इस कारण से पकड़े भी जाते हैं कई बार। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बॉटम ट्रॉलिंग मस्ट एंड, दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.